और महाराष्ट्र में बागियों पर बीजेपी का भी एक्शन। बागी विशाल परब बीजेपी से निष्कासित कर दिए गए। सिंधुदुर्ग के सावंतवाड़ी सीट से किया था नामांकन। कनाडा विवाद पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। कनाडा ने आरोप लगाने का पैटर्न विकसित कर लिया है। बिना जानकारी दिए आरोप लगाने का पैटर्न बना लिया है। कनाडा में चरमपंथी ताकतों को राजनीतिक अहमियत, भारतीय राजनयिकों की निगरानी मंजूर नहीं। और एक बड़ी खबर है, दिल्ली की मॉनेस्ट्री इलाके में भीषण सड़क हादसा हुआ है। मॉनेस्ट्री में और बेकाबू डीटीसी बस पोल से टकराई। बस की टक्कर से 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को हिरासत में लिया है। देखिए, दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एक्सीडेंट हुआ है। मॉनेस्ट्री इलाके में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बेकाबू डीटीसी बस पोल से जा टकराई। बस की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई है। और इस हादसे पर देखिए हमारे सहयोगी पुनीत शर्मा की ताजा रिपोर्ट। दिल्ली के मॉनेस्ट्री इलाके में ये तेज रफ्तार डीटीसी बस जा रही थी। जैसे ही मॉनेस्ट्री की पास पहुंची तो उसने सबसे पहले एक बहुत बड़े लोहे के पोल को टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद वो तकरीबन 100 मीटर तक उस लोहे के बड़े पोल को घसीटते हुए चले आए। जहां पर लोहे के पोल को टक्कर मारी वहां पर एक शख्स था जो उस लोहे के पोल के जद में आने से उसकी मौत हुई। और इसके बाद जब ये डीटीसी बस थी वो आगे की तरफ बढ़ी तो पुलिस का एक बैरिकेड था जहां पर कांस्टेबल विक्टर अपनी ड्यूटी पर तैनात था, गाड़ियों की चेकिंग कर रहा था, वो भी इस पोल की जद में आ गया। डीटीसी बस की हालत देख करके साफ पता चल रहा है कि टक्कर कितनी जोरदार थी। काफी। और अब बात एलएसी की। भारतीय सेना की ओर से देपसांग और डेमचौक में पेट्रोलिंग शुरू कर दी गई है। भारतीय सेना ने कल पहली बार देपसांग के एक पॉइंट पर गश्त की। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव कम करने की कोशिशें कामयाब होती दिख रही हैं। देपसांग मैदानों में गश्त बिंदु 10, 11, 12, 12A और 13 यानी कुल 5 पॉइंट्स हैं, जिनमें कल केवल एक बिंदु तक पेट्रोलिंग की गई। आपको बता दें कि डेमचौक में 2 जगहों पर पेट्रोलिंग की जाएगी। इससे पहले 29 अक्टूबर को दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने इलाके में वापस हुई, जिसके बाद भारत चीन सीमा पर 4.5 साल पहले वाली स्थिति बहाल हुई। चीन की सेना ने अभी देपसांग में पेट्रोलिंग नहीं की है। इस बीच लोकल मिलिट्री कमांडर स्तर पर भी बैठकें जारी है। खालिस्तानी झंडा उठाने वाला कनाडाई पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिया गया है। पील रीजनल पुलिस का सर्जेंट हरविंदर सोही भी सस्पेंड है। और ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर हमले में शामिल था सोही। देखिए, ये अहम खबर कनाडा से सामने आ रही है। खालिस्तानी झंडा उठाने वाला कनाडाई पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिया गया। पील रीजनल पुलिस का सर्जेंट हरविंदर सोही भी सस्पेंड। ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर हमले में शामिल था सोही। और कनाडा में मंदिर में हमले की पीएम मोदी ने निंदा की है। पीएम मोदी ने कहा कि हिंसा के ऐसे काम भारत के संकल्प को कमजोर नहीं कर पाएंगे। मैं कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हमारे राजनयिकों को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिशें उतनी ही भयावह हैं। हिंसा के ऐसे कृत्य कभी भी भारत के संकल्प को कमजोर नहीं करेंगे। हम कनाडा सरकार से न्याय सुनिश्चित करने और कानून के शासन को बनाए रखने की उम्मीद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त लहजे में ये प्रतिक्रिया दी है। इसे कायराना हरकत करार दिया है। दरअसल कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू महासभा मंदिर को खालिस्तान समर्थकों ने निशाना बनाया था। हिंदू भक्तों पर भी हमला किया। हालांकि इस घटना के बाद कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि मंदिर पर हमले और हिंसा की घटनाएं स्वीकार नहीं की जा सकती। लेकिन ट्रूडो के इस बयान और कनाडाई पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ट्रूडो की कथनी और पुलिस की करनी में जमीन आसमान का अंतर है। वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस हिंसा पर उतरे लोगों पर कार्रवाई करने की बजाय हिंदू श्रद्धालुओं पर ही कार्रवाई करते नजर आ रही है। पीएम मोदी के बयान से कनाडा के हिंदुओं का भी हौसला जगा है। कनाडा के ब्रैम्पटन मंदिर के पुजारी ने कहा है कि कनाडा में हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है। आप एकजुट रहेंगे तो सुरक्षित बने रहेंगे। आज हम लोगों को अपने बारे में नहीं, अपने आने वाली संतति के बारे में सोचना पड़ेगा। सबको एक होना पड़ेगा। हम किसी
कनाडा में मंदिर में हिंसा की कड़ी आलोचना हो रही है। भारत सरकार ने नेताओं ने कारगर पहल की मांग की है। कनाडा में मंदिर और हिंदुओं पर जिस तरह से हमले किए गए, देश के राजनेताओं ने उसकी निंदा की है। जिस तरह से दिन दहाड़े कुछ अतिवादी ताकतों ने हिंदू स्थल पर हमला किया है, उसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं। विपक्षी पार्टियों ने कनाडा में हिंदुओं की आस्था पर चोट के खिलाफ केंद्र सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। हम भारत सरकार से यह मांग करते हैं कि इस मुद्दे को बहुत मजबूती से कनाडा की अथॉरिटीज के सामने उठाएं। कनाडा की घटना की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। भारत सरकार दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करवाए। इस मुद्दे पर देश की सभी राजनीतिक पार्टियां ही नहीं बल्कि देश के सभी 140 करोड़ लोग भारत सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। विश्व हिंदू परिषद और धर्म गुरुओं ने भी कहा है कि कनाडा को ये नहीं भूलना चाहिए कि हिंदुओं को भी आत्मरक्षा का कानूनी अधिकार है। We condemn the attack. We remind the Hindus there that they have a right of self-defense. क्या इसलिए हम लोगों को टारगेट किया जाएगा कि हम हिंदू हैं? नहीं, ये गलत है। और नहाय खाए के साथ आज से लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो रही है। इस बीच छठ घाटों को लेकर दिल्ली में राजनीति जारी है। दिल्ली की सीएम आतिशी ने आईटीओ के पास बने छठ घाटों की तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों के साथ बात की। छठ की तैयारियों को लेकर वो संतुष्ट नजर आईं। इस मौके पर छठ घाटों को लेकर हो रही राजनीति पर उन्होंने आपत्ति जताई। खुशी है इस बात की कि आज 1000 से ज्यादा लोकेशंस पर दिल्ली सरकार द्वारा अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में ऐसे शानदार छठ घाट बनाए जा रहे हैं। आर्टिफिशियल घाट बनाए जाने को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का तर्क सुनिए। कि उनको ये लगता है कि जमुना जी गंदी है तो लोग जाएंगे तो मीडिया आएगी, भेद खुलेगा कि जमुना जी बहुत गंदी है। दिल्ली सरकार का ये भी कहना है कि पूरी दिल्ली में इस तरीके के जो आर्टिफिशियल घाट हैं, तकरीबन 1000 घाट बनाए गए हैं। हालांकि देखें तो साउथ दिल्ली में जो सौरभ भारद्वाज का इलाका है वहां पर इस बात को लेकर राजनीति चल रही है। कहा जा रहा है कि जो डीडीए है उसने वहां पर जो 8 साल से छठ मना रहे हैं उनको मंजूरी नहीं दी गई। इस बीच राज्यसभा सांसद संजय सिंह हो या दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज या फिर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज, सब एक दूसरे पर छठ पूजा को लेकर बाधित करने का आरोप लगा रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा जी से और बांसुरी जी से मैं जानना चाहता हूँ कि इनमें से कौन आदमी है जो पूर्वांचल का है। ये तो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं तो इनको नाम से जानता हूँ। सौरभ भारद्वाज ने ये वीडियो जारी किया है। उन्होंने कहा कि चिराग दिल्ली छठ घाट को छावनी बना दिया गया है ताकि छठ घाट की तरफ कोई न जा सके। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ की जांच के खिलाफ हेमंत सोरेन सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। राज्य सरकार ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने के रांची हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। रांची हाईकोर्ट ने बांग्लादेशी घुसपैठ मामले की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की बात कही है। राज्य सरकार ने इसका विरोध भी किया है। सुप्रीम कोर्ट में 8 नवंबर को मामले पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल हेमंत सोरेन सरकार के लिए पेश हुए हैं। उन्होंने कहा है कि झारखंड कोई सीमावर्ती राज्य नहीं है, लेकिन राजनीतिक कारणों से ऐसा दिखाया जा रहा है कि घुसपैठ हो चुकी है। इधर असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि अगर एनआरसी और यूसीसी लागू नहीं किया जाएगा तो घुसपैठिए पूरे झारखंड पर कब्जा कर लेंगे। यूपी के मदरसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज बड़ा फैसला सुना सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी के मदरसों में पढ़ने वाले 17 लाख से ज्यादा छात्रों को राहत देते हुए सीजीआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने 5 अप्रैल को हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसमें उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को रद्द कर दिया गया था। सुनवाई के दौरान सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि मदरसों को नियमित करना राष्ट्रहित में है। ये धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से मदरसा में पढ़ रहे छात्रों को नियमित स्कूलों में दाखिला देने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने 22 मार्च के अपने फैसले में कानून को संविधान के खिलाफ और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ बताया था। सीजीआई चंद्रचूड़ ने टिप्पणी करते हुए कहा था, धार्मिक शिक्षा वाले संस्थानों में मानकों को सुनिश्चित करने में राज्य की भूमिका अहम है। आप इस तरह से 700 साल के इतिहास को बर्बाद नहीं कर सकते। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है जियो और जीने दो।
यूपी सरकार ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उनका मानना है कि अधिनियम को पूरी तरह से रद्द करने की आवश्यकता नहीं है और केवल आपत्तिजनक प्रावधानों की जांच ही की जानी चाहिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से कल मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी MUDA पूछताछ करेगा। इस केस में सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती से 25 अक्टूबर को पूछताछ की गई। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने सोशल मीडिया पर जारी अपने पोस्ट में कहा कि वो कल मैसूर लोकायुक्त की अदालत में हाजिर होंगे। इससे पहले मंगलवार यानी 29 अक्टूबर को मूडा के पूर्व कमिश्नर DB नटेश को हिरासत में लिया गया था। ईडी ने मैसूर भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनसे पूछताछ की थी। आपको बता दें कि 2020 से 2022 तक के अपने कार्यकाल के दौरान नटेश ने सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को 14 फ्लैट्स आवंटित किए थे। हालांकि इन फ्लैट्स को पार्वती ने बाद में वापस करने का फैसला लिया था। और प्रयागराज महाकुंभ में अखाड़ा परिषद के एक फैसले पर विवाद शुरू हो गया है। परिषद ने महाकुंभ में गैर हिंदुओं के लोगों के कारोबार पर रोक लगाने की बात कही है। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ की तैयारियों के बीच अखाड़ा परिषद के बयान की ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरवेली ने कहा है कि गैर हिंदुओं के व्यापार करने पर रोक लगाना धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक सद्भाव के खिलाफ है। इस पर आरजेडी ने भी एतराज जताया है। अगर जिनके जो धार्मिक कार्य हैं उसमें सहायता और सहयोग करते हैं तो इससे किसी को इनकार नहीं करना चाहिए। सियासी लोगों के बयान पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पलटवार किया है। उन्होंने गैर हिंदुओं के प्रवेश को सही ठहराया है। पूजन की सामग्री की कितना सम्मान करना चाहिए इस बारे में पता हो, उसी को ये कार्य दिया जाए तो ही उत्तम है। अब जिन्हें इस बारे में पता ही नहीं है वो अगर विक्रय करेंगे तो निश्चित रूप से नाश ही करेंगे, उल्टा ही करेंगे। और कई थूक कांड मिले, फलों के ऊपर ना जाने गंदगी चिपकाते हुए मिले, एक जगह पेशाब कांड मिला। इससे ये सिद्ध होता है कि हो सकता कुछ षड्यंत्रकारी, हम ये नहीं कहते कि वो लोग हो सकते, कोई भी हो सकता। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि महाकुंभ धार्मिक आयोजन है जिसकी जानकारी वालों को ही इसमें शामिल होना चाहिए। गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित महाकुंभ में कर देना चाहिए। और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम भाई? वहाँ पर त्रिवेणी है, संगम है, महाकुंभ है, संतों का दर्शन है। तुम्हें कथा से लेना देना नहीं, तुम्हें हिंदुत्व से लेना देना नहीं, तुम्हें सनातन से लेना देना नहीं, तुम्हें राम से लेना देना नहीं। जब तुम्हें राम से कोई काम नहीं है तो राम के काम से तुम्हारा क्या काम? और महाराष्ट्र में धुले में 70 लाख रुपए नकद जब्त किए गए हैं। चेकिंग के दौरान मिले 70 लाख रुपए। कार ड्राइवर हिरासत में केस दर्ज किया गया। विधानसभा चुनाव के दौरान कैश मिलने से हड़कंप, पैसे कहां जा रहे थे पता लगाने में पुलिस जुटी। ये कैश जो जब्त हुआ है उसकी तस्वीरें आप देखिए। 70 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। ऐसे समय में जब इस वक्त चुनाव का माहौल है महाराष्ट्र में, पुलिस अब ये पता लगा रही है कि आखिर ये जो पूरा का पूरा कैश है वो कहां जा रहा था। और राजधानी दिल्ली के नांगलोई में फायरिंग करने वाले अपराधी अब तक फरार है। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर्स ने 10 करोड़ की रंगदारी नहीं देने पर कारोबारी की दुकान पर गोली चलाई। नांगलोई की ये वही जगह है जहां पर 3 बदमाशों ने गोलीबारी की। सूत्रों के आधार पर कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने बदमाशों को ढूंढ निकाला है। गोलीबारी की वारदात को गोगी गैंग के फैजे भाई योगेश दहिया मोंटी मान ने अंजाम दिया है। फायरिंग के वक्त 10 करोड़ रुपए का पर्चा छोड़ते वक्त पिस्तौल से कई राउंड फायरिंग की गई। बताया जाता है कि कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए श्री लक्ष्मी प्लाईवुड की दुकान पर करीब आधा दर्जन से ज्यादा फायरिंग की गई। फायरिंग के बाद 2:17 पर शिकायतकर्ता के फोन नंबर पर एक वॉइस कॉल भी की गई जो कि विदेश का नंबर था। उस फोन नंबर से मोंटी मान नाम का शख्स उसे धमका रहा था और उसे 5 करोड़ प्रोटेक्शन मनी मांग रहा था। उसने योगेश और अंकेश का नाम भी लिया। बताया जाता है कि गोगी गैंग का बदमाश अंकेश लाकड़ा दिल्ली के मुंडका का रहने वाला है और फिलहाल जेल में बंद है। शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर केस दर्ज किया गया है। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश जारी है। बहरहाल पुलिस को घटनास्थल से 7.65 mm कैलिबर के 8 खाली कारतूस मिले हैं। हालांकि वारदात में कोई हताहत नहीं हुआ। और अब बात महाराष्ट्र चुनाव की। बागी उम्मीदवार एमवीए और महायुति दोनों के लिए टेंशन की वजह थे। नामांकन वापसी के बाद किसके कितने बागी बचे, रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र चुनाव में प्रत्याशियों की नाम वापसी के बाद बागियों को लेकर महायुति और महाविकास अघाड़ी की मुश्किलें कम हुई, लेकिन खत्म नहीं।
कल नाम वापसी की आखिरी तारीख के बाद जो आंकड़े सामने आए हैं, उसके बाद कुल 51 बागी विधायकों ने नाम वापस ले लिए हैं। महायुति की 24 और एमवीए के 21 बागियों ने नाम वापस लिए हैं, जबकि अन्य 6 बागी उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिया है। आयोग के मुताबिक नंदुरबार की शहादा सीट पर सिर्फ 3 उम्मीदवार हैं, जबकि बीड की माजलगांव सीट पर 34 उम्मीदवार हैं। मुंबई की 36 सीटों पर 420 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, जबकि पुणे जिले की 21 सीटों पर 303 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया समाप्त होने से कोल्हापुर उत्तर सीट पर कांग्रेस को निराशा हाथ लगी, क्योंकि उसकी उम्मीदवार मधुरिमा राज्य छत्रपति ने अपना नाम वापस ले लिया, जबकि बीजेपी मुंबई के बोरीवली से गोपाल शेट्टी को मनाने में सफल रही। महायुति के लिए हालांकि सिरदर्द बरकरार रहा। मुंबई के माहिम विधानसभा क्षेत्र से शिवसेना उम्मीदवार सदा सरवणकर ने पार्टी नेतृत्व के दबाव के बावजूद अपना नाम वापस लेने से इनकार कर दिया। उनका मुकाबला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे से होगा। ठाकरे को बीजेपी का समर्थन हासिल है। माहिम सीट पर अमित ठाकरे और शिंदे गुट के सदा सरवणकर के बीच मुकाबला होगा। गढ़चिरौली सीट पर वर्तमान विधायक डॉक्टर देवराव होली मान गए हैं। उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। शिरडी में बीजेपी के राधाकृष्ण विखे पाटिल के खिलाफ पिपाड़ा की बगावत कायम रही। और यूपी में उपचुनाव की तारीखों में बदलाव के बाद सियासत गर्म हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मुलाकात की। चुनाव आयोग ने जैसे ही यूपी के उपचुनाव की तारीखों में बदलाव किया, उधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मिलने के लिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह लखनऊ पहुंच गए। मुलाकात में आखिर क्या बात हुई? उपचुनाव में हम लोग साथ देंगे, आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ रहेगी। उपचुनाव की तारीख 13 नवंबर से 20 नवंबर किए जाने पर संजय सिंह ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। इसमें चुनाव आयोग की भूमिका बहुत सवालों के घेरे में है। आपको बता दें कि यूपी के साथ ही पंजाब और केरल में होने वाले उपचुनाव की तारीखों में बदलाव किया गया है। तीनों राज्यों में 13 नवंबर की बजाय अब 20 नवंबर को इन राज्यों में मतदान होंगे। वोटिंग को टालने के लिए बीजेपी और कांग्रेस समेत कई दलों ने चुनाव आयोग से अपील की थी। त्योहारों के चलते कम वोटिंग का हवाला दिया गया था। इधर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में लिखा है, पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव डाला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख। बीजेपी इतनी कमजोर कभी न थी। ये बीजेपी की पुरानी चाल है कि हारेंगे तो टालेंगे। और उस बीच महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। चुनाव से पहले बागियों पर उद्धव ठाकरे का एक्शन। पूर्व एमएलए रुपेश महात्रे समेत कई नेता पार्टी से निष्कासित। विश्वास नाम देकर चंद्रकांत घुग्गुल को पार्टी से निकाला और प्रसाद ठाकरे भी पार्टी से शिवसेना यूबीटी से बाहर। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते एक्शन लिया गया। राजेश सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए। राजेश, क्यों, क्या कारण बताया गया है इस एक्शन के पीछे, इस कार्रवाई के पीछे? देखिए, पार्टी विरोधी बयान लगातार रुपेश महात्रे चूंकि यूबीटी गुट में थे, पार्टी के विरोध में लगातार बयानबाजी कर रहे थे, निर्दलीय के तौर पर पर्चा भरे थे, इसलिए पार्टी ने उनके ऊपर कार्रवाई की है। साथ साथ में और कई नेताओं पर, दर्जन भर नेताओं पर यूबीटी ग्रुप की तरफ से कार्रवाई की गई है। वहीं बीजेपी ने भी विशाल परब, जो कि सिंधु जिले के नेता हैं, उन्होंने भी पार्टी से बगावत करके निर्दलीय के तौर पर सावंतवाड़ी से पर्चा भरा है, उन पर भी कार्रवाई की है। चूंकि कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन था, जिन नेताओं को समझाने बुझाने में पार्टी कामयाब रही है, जो भी पार्टियां थी चुनाव मैदान में है, लेकिन जो लोग बगावत करके निर्दलीय के तौर पर पर्चा भर रहे हैं या पार्टी के विरोध में लगातार बयान दे रहे हैं, ऐसे नेताओं को आइडेंटिफाई करके सभी पार्टियां अब कार्रवाई शुरू कर दी हैं। शुक्रिया राजीव आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस अपडेट के लिए। संवाददाता राजीव सिंह मुंबई से। और गणेश चतुर्थी के दिन पीएम मोदी के पूजा में शामिल होने को लेकर सीजेआई ने जवाब दिया है। रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी की सीजेआई के साथ धार्मिक आयोजन की तस्वीरें आपको याद होंगी। इस पर एक कार्यक्रम में सीजेआई ने कहा है कि श्री गणेश पूजा पर पीएम मोदी के मेरे आवास पर आने में कुछ भी गलत नहीं है। ये एक सार्वजनिक पूजा का कार्यक्रम था, न कि निजी। मैं आस्थावान व्यक्ति हूँ और सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता हूँ। अयोध्या के फैसले से पहले भी मैंने भगवान से प्रार्थना की थी। शक्तियों के अलग अलग होने का मतलब ये नहीं है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका मिलेंगे या संवाद नहीं करेंगे।